हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एंड क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 11th फिजिक्स की जो 10th नंबर चैप्टर है वो, ठीक है। तो आज ये लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइज़ियस फार्मूला, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पॉइज़ियस फार्मूला है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम लोग डिराइव करेंगे और इसका मीनिंग क्या है उसको आराम से समझेंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि इस फार्मूला की जो डिराइवेशन है उसको करने के लिए हम लोगों को जो एक मेथड का यूज़ करना होगा ना, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमेंशनल एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं ना, तो डिमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके हम लोग इस फार्मूला की डिराइवेशन को करेंगे, ठीक है। और उसके लिए इस फार्मूला की जो डिराइवेशन है उसको करने के लिए जो एजम्पशंस चाहिए होंगे हमें, उन सबको हम लोग अच्छे से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये देख पा रहे हो ये सब क्या है, एजम्पशंस है, इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ देखो, पहले एक चीज़ समझ लो कि ये जो पॉइज़ियस फार्मूला है ये एक्चुअल में करता क्या है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो देखो, एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने क्या किया, एक लात मारा, ठीक है। तो ये लात मारते मतलब कुछ फोर्स लगा है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में। तब क्या हुआ, ये बॉडी मूव हुआ इस डायरेक्शन में विथ सम एक्सीलरेशन, लेट्स से ए, ठीक है। तो अभी देखो, इस बॉडी का कुछ मास है। अगर आपको पूछे कि कितना फोर्स से आप इसको लात मारा, यानी कितना फोर्स लगा है इस बॉडी पे, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए न्यूटन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था कि F इज इक्वल टू एम ए। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा है आपने, कितना मैग्नीट्यूड होंगे उस फोर्स की, वो फोर्स कैसे निकालोगे, न्यूटन की इस फॉर्मूले की मदद से। तो बेसिकली न्यूटन ने हमें एक फोर्स निकालने की फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइज़ियस फार्मूला है वो भी इसी तरह की कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सपोज एक पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप में से इस तरह से पानी बह रहा है, या तो कोई भी लिक्विड मान लो, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड ऐसे इस तरह से बह रहा है, इट इज़ फ्लोइंग लेफ्ट टू राइट। तो अभी देखो, ये जो लिक्विड है यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, तो मतलब यहाँ से लिक्विड निकल रहा है। तो एक सेकेंड में कितना लिक्विड निकलेंगे, यहाँ से कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकलेंगे। तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से एक सेकेंड में निकलेंगे, उसका जो अमाउंट होंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला दिया किसने, पॉइज़ियस ने, ठीक है। तो पॉइज़ियस बेसिकली क्या दिया, पॉइज़ियस ने जो फॉर्मूला दिया उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, कि एक पाइप में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक सेकेंड में निकलेंगे, उसको निकलने के लिए जो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला के हम लोग यूज़ करेंगे वही फॉर्मूला दिया पॉइज़ियस ने, ठीक है। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइज़ियस फार्मूला, ठीक है यहाँ तक। तो अगर कोई पूछे ये फॉर्मूला, इस पॉइज़ियस फार्मूला का यूज क्या है, आप क्या बोलोगे कि इट इज़ ए फार्मूला दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड को, उसकी उस वॉल्यूम की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए जो हम फार्मूला की यूज़ करेंगे वो है पॉइज़ियस फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला की जो डिराइवेशन है हम लोग कैसे करेंगे, डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है, जो क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर में है। वो भी मैंने सेकेंड चैप्टर का पूरा लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब लिखा हुआ है ये सब क्या है, एजम्पशंस, मतलब जो ये फॉर्मूला है इसको डिराइव करने के लिए जो पॉइज़ियस ने एजम्पशन लिए थे, ठीक है, उन्हीं एजम्पशंस को यहाँ पे लिख के रखा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे ऑफ चाहिए होंगे। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टेडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ एल है, एल हमने एज्यूम किया, और जो इसकी रेडियस है, इस रेडियस को हमने आर बोला, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं, जो बीच में लाइन है इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो क्या बोला गया पहला एजम्पशन में कि जो लिक्विड की फ्लो होंगे ये एक्सिस से पैरेलल होंगे, मतलब लिक्विड, ये जो एक्सिस है इससे लिक्विड ऐसे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता। तो हमें बोला कि एक्सिस से पैरेलल होंगे, ठीक है, इस तरह से लिक्विड मूव करेंगे, मतलब एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया कि द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो
एक्चुअल में और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है स्टीडी, स्टीडी का मतलब क्या है, ये आराम से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एकदम टर्बुलेंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार जोर से एक बार धीरे से ऐसे इस तरह से फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टीडी मतलब आराम से फ्लो हो रहा है, होगा, गुड। तो अभी देखो, द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, इसका मीनिंग क्या है, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है, देखो ये जो है इसको हमने क्या बोला, क्रॉस सेक्शन बोला, ठीक है, तो ये भी क्रॉस सेक्शन ही हुआ ना, ओके। तो बीच में जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रेशर होंगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे सपोज प्रेशर कुछ है, यहाँ पे सपोज कुछ है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर 10 है, इसमें सपोज 5 पास्कल मान लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर, हर जगह पे प्रेशर सेम होंगे। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है कि सपोज यहाँ पे प्रेशर कुछ 10 है मान लेते हैं, 10 पास्कल, तो यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर हो सकता है, तो यहाँ पे अलग प्रेशर हो सकता है, लेकिन इसी क्रॉस सेक्शन में अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकता। तो क्या बोला, सिंपली अगर पूछे तो क्या बोला कि यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना ही सेम प्रेशर होंगे, ठीक है। तो मतलब सेम क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट प्रेशर रहेंगे, यानी सेम प्रेशर रहेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखो, द लिक्विड वेलोसिटी इज 0 एट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एक्सिस, मतलब जो वॉल है, ठीक है, वॉल मतलब ये पाइप की वॉल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो इस वॉल पे लिक्विड की वेलोसिटी 0 होंगे, मतलब ये जो लिक्विड है वॉल पे फिक्स रहेंगे, ठीक है, तो वॉल पे जो अटैच है लिक्विड, वो लिक्विड मूव नहीं करेंगे, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी वो मतलब फिक्स रहेंगे, तो वॉल से चिपका रहेंगे, ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे। और क्या बोला कि जब आप एक्सिस की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएंगे, और यहाँ से भी जब अब एक्सिस की तरफ आओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी है लेट्स से 5, इसकी 10, इसकी 20, ऐसे कुछ होंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, मतलब एक्सिस पे वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल सो डैट ग्रेविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो, अगर इस ट्यूब को, ये ट्यूब ऐसे रहना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर ऐसे कर दिया तो क्या होंगे, तो ग्रेविटी इसको खींच के ज़्यादा जोर से फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, ताकि अगर इस तरह से बेंड करके रखोगे तो क्या होंगे, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेंगे, ग्रेविटी खींचेंगे इसको, ठीक है, ताकि ग्रेविटेशन की इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए हमें इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग अभी इस फॉर्मूला की डेरिवेशन को देखेंगे, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, होगा, यस, गुड। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, हाँ ले लिया ना, ओके। तो मुझे एक चीज़ बोलो कि आप लोग को ये डिमेंशनल एनालिसिस आते हैं कि नहीं, मतलब डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप लोग फॉर्मूला की डेरिवेशन कर सकते हो कि नहीं, बोलो, हाँ कर पाओगे, यस, नहीं, ओके भूल गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तब मतलब ज़्यादा फील कर पाओगे, तब ये ज़्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे, होगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो न्यूटन्स फार्मूला है F = ma, इसकी डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो होंगे उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, आराम से हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो देखो ये, तो एक्चुअल में कहानी क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की फॉर्मूला ma है करके हमें नहीं पता है सपोज, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला निकलने दिया किसकी मदद से, डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हम लोगों को ये नहीं पता, ठीक है। तो बाद में ये फॉर्मूला आते हैं कि नहीं हम लोग को देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे उसी को हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंड करता है किससे, मास पे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अगर मास ज़्यादा होंगे तो ये फोर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हमें पता है सपोज ये फोर्स डिपेंड कर रहे हैं किस में, मास पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं हमें सपोज वो भी नहीं पता, ठीक है। मतलब मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेंगे कि नहीं वो हमें नहीं पता, अभी तो पता है क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, तो हमें क्या एज्यूम करना है, ये फॉर्मूला हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें पता भी नहीं है, क्या पता नहीं है कि अगर मास बढ़ेंगे या कम होंगे
तो इस ये जो फोर्स है वो फोर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे। ए मतलब अगर सपोज ए की वैल्यू -1 आया, सपोज ए की वैल्यू -1 आया, तो हम क्या समझेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/m। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ए की वैल्यू -1 आना मतलब अगर मास बढ़ेंगे तो फोर्स कम होंगे, ठीक है। तो अगर इस ए की वैल्यू +1 आया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर मास बढ़ेंगे तो फोर्स कम होंगे। लेकिन सपोज हमें ये पता ही नहीं ए की जो मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, ये सपोज पता ही नहीं हमें, वही तो निकलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 या -1 होंगे, कुछ होंगे, हम तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, मतलब ए की वैल्यू हमें निकलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए लिख दिया, ए मतलब एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे लिख दो एक छोटा सा बी, ठीक है। मतलब b की वैल्यू निकलना है, कितना होंगे। अगर b की वैल्यू सपोज 1 आया, तो हम क्या समझेंगे कि f इज प्रोपोर्शनल टू a, मतलब a बढ़ेंगे तो f भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी क्या लिखोगे, इसको सिंपली ऐसे लिखोगे ना, इज प्रोपोर्शनल टू m a, और यहाँ पे a b लिख दो इस तरह से, ठीक है। तो हम एक चीज़ नहीं भूलना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ए और बी की वैल्यू को निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या करते हो, एक इक्वल साइन देते हो ना, एक कांस्टेंट लगाते हो m⁴ a, और यहाँ पे a इस तरह से b लिख दो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हट गया होगा। तो अगर a की वैल्यू b की वैल्यू मिल जाए तो फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो, ये जो f है, f की जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो चाहिए हमें, ठीक है। तो f की डिमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकल के दिखाता हूँ। तो f मतलब क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो मास है, तो मास की डिमेंशन होंगे कैपिटल M। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब तो वेलोसिटी बाय टाइम होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ होते हैं ना, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो नीचे आएंगे, ठीक है। तो टाइम स्क्वायर हो जाएंगे। तो लेंथ का डिमेंशनल फार्मूला L होंगे और टाइम के लिए T होंगे, ठीक है। तो A का डिमेंशनल फार्मूला कितना आया, L/T²। तो इसको मॉडिफाई करके लिखो mL/T², ठीक है। तो ये हुआ F की डिमेंशनल फार्मूला mL/T²। आया समझ में यहाँ तक, ओके। तो अभी देखो, इसकी जगह पे हम डिमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे mL/T², ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो k है, k मतलब कांस्टेंट, इसकी डिमेंशन नहीं है, ठीक है। तो सीधा हम लोग m के डिमेंशन लिख सकते हैं, m की डिमेंशन, m मतलब तो मास है, तो मास की डिमेंशन लिखा और यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो a है, a मतलब एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की डिमेंशन क्या लिखेंगे, अभी अभी निकाला, तो L/T², ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे b लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ma/L/B⁻²b, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग इनकी डिमेंशंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो m की पावर 1 होंगे ना, कुछ दे मतलब तो 1 है, ठीक है। तो जब कंपेयर करोगे क्या मिलेंगे, m की पावर कितना है, a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो हमें मिलेंगे a = 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे b है, तो b = हम l की पावर b, यहाँ पे l की पावर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, जो -2b = -2 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, b = 2 आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी 1 आ जाएंगे, है ना, ओके। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो वैल्यू है a का, इसको लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से f = km1 और a1, ठीक है, मतलब m लिख दोगे। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 आते हैं, मतलब ये जो k की वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके हमें हम निकल सकते हैं k की वैल्यू कितना आएंगे, इस केस में 1 आएंगे, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, फोर्स की फॉर्मूला,
विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो ये जो प्रोसेस फॉलो किया उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके आराम से इस फॉर्मूले को निकल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में ध्यान से, ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है, इसको ही निकलना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो Q है Q को हमने फी बाई टी लिखा। फी बाई टी मतलब वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम में। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है इसको हमने क्या लिखा, Q लिखा, और Q को ही निकलना है, मतलब फी बाई टी को निकलना है। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे आया उसी को बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे अब कि ये जो प्रोसेस हमने किया, जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा, ये जो प्रोपोर्शनल लिखा सेम उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये जो F है यहाँ पे जैसे हमने लिखा, इसको हम लोग साइड में करते हैं। ओके, जो Q है Q इज प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं कि R। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू P बाई L। ठीक है, P बाई L, और Q इज प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, अभी तो समझ ही गया ना। ओके, तो आप लोग या तो पेपर पेन लेके भेज जाओ ना, वहाँ पे पॉज करके लिखते जाओ आराम से। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, अभी सेम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना कि ये जो मैंने यहाँ पे R लिखा, R मतलब क्या, रेडियस। तो अगर इसके रेडियस ज़्यादा होंगे तो ये फ्लो ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, मतलब रेडियस पे ये डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिपेंड कर रहे हैं, ये जो Q है Q मतलब v बाई टी, कितना फ्लो हो रहा है उसी को हमने Q बोला। तो रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं Q, लेकिन किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं वो सपोज नहीं मालूम हमें। किस तरह से मतलब कि अगर R ज़्यादा होंगे तो ये Q ज़्यादा होंगे या कम होंगे। ऑब्वियसली Q ज़्यादा होंगे, लेकिन हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो R पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम A लिख दिया, सेम रीजन अभी अभी जो किया था। ठीक है, तो फिर ये जो P बाई L है इसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो एक चीज़ बोलना मुझे, अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, लिक्विड का फ्लो धीरे से ज़्यादा स्पीड होंगे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे इस जगह पे लिक्विड ज़्यादा जोर से मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, तो वही करते हो ना आप लोग जो बचपन में करते थे, अभी भी करते हो। ठीक है, जो पाइप में से, मोटर में से, पाइप में से पानी निकलते हैं ना, तो उस पानी की पाइप को जो इस तरह से पकड़ते हो जोर से, है ना, प्रेस करते हो, उस केस में क्या होता है, जोर से फ्लो होता है। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होने से जोर से फ्लो होंगे। अभी एक चीज़ देखो, अगर प्रेशर ग्रेडियंट हो, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप मेज़र कर रहे हो लेंथ को। ठीक है, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक सपोज ये 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस तरह से। ठीक है, 4 मीटर, ये 5 मीटर है ना। तो जब लेंथ बढ़ रहा है, सपोज प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर है कुछ 5, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ बढ़ रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है अगर वो चेंज होंगे तो ये जो Q है, Q मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, वो भी चेंज होंगे। ठीक है, तो अगर इटा मतलब क्या, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, जिसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होंगे तो Q भी चेंज होंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब कि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो वो लिक्विड अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज अपने ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ऑयल के केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होंगे कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो वाटर के केस में ये Q ज़्यादा होंगे और ऑयल के केस में ये जो Q है वो कम होंगे। हमें सपोज नहीं पता कि ये किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक C दे दिया, सपोज यहाँ पे सपोज B दे दिया, किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं नहीं पता। ठीक है, तो
इनको हम क्या करेंगे, अभी इनको आराम से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Q इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर A P बाई L, और यहाँ पे B लिख देंगे और यहाँ पे इतना C लिख देंगे इस तरह से। तो इसको क्या करोगे आप, एक इक्वल साइन देके K लिख दोगे, K मतलब कांस्टेंट, ठीक है। R A P बाई L B इतना C, तो ये हो गया। तो Q का मीनिंग क्या है, Q को हमने बोला V बाई T, ठीक है। तो Q मतलब V बाई T। तो अभी मुझे एक चीज़ बोलो, ये जो V है मतलब Q की जो डिमेंशन होंगे वो कितना होंगे। V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे V को लिख सकते हो मीटर क्यूब, और T मतलब टाइम, टाइम को लिखोगे सेकंड, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मीटर क्यूब का जो डिमेंशन होंगे वो लिखोगे L क्यूब, ठीक है। और सेकंड के लिए टाइम होंगे लेकिन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो मास नहीं है, m नहीं है, ठीक है। तो m की डिमेंशन कितना होंगे, m के डिमेंशन होंगे 0। तो बेसिकली ये जो लिखा हमने ये क्या है, q की डिमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब के डिमेंशनल फॉर्मूला को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, k तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिमेंशन नहीं है। तो ये जो r है, r की डिमेंशन क्या होंगे, r मतलब तो लेंथ है, यस। तो ये तो लेंथ है, रेडियस, तो लेंथ की डिमेंशन क्या होंगे, l होंगे। यहाँ पे l पावर a लिख दो आराम से, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने। तो अभी हमें क्या चाहिए, p बाई एल की डिमेंशनल फॉर्मूला। तो इसे कैसे निकालोगे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो p बाई एल की डिमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, उसको भी लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ओके। तो P बाई एल की डिमेंशनल फॉर्मूला, P मतलब क्या, प्रेशर है, तो प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, अब जानते हो इसे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे L मतलब लेंथ। तो क्या लिखोगे, फोर्स बाय ए इंटू एल, ठीक है। तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला जो है वो तो अभी भी निकाला था, वो कितना आएंगे, फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आएंगे, एरिया मतलब जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका डिमेंशनल फॉर्मूला होंगे एल क्यू स्क्वायर। और फिर ये जो एल है, एल की डिमेंशनल फॉर्मूला एल होंगे लेंथ की, ठीक है। तो एल एल कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम एल इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होंगे P बाई एल की डिमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं एम एल इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे B लिख दिया। और इटा की डिमेंशन कितना होंगे, तो इटा की डिमेंशन को कैसे निकालोगे, उसके लिए तो फॉर्मूला चाहिए होंगे, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, जो फिस्कस फोर्स है उस फिस्कस फोर्स की फॉर्मूला क्या था कि F इज इक्वल टू इटा ए डी वी बाई डी एक्स, ये था। तो हमने विस्कोसिटी अच्छे से पढ़ा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इटा लिख सकते हो, इटा इज इक्वल टू एफ डी एक्स बाई डी वी, और यहाँ पे लिख सकते हो ए, ठीक है। तो जो एफ है, एफ को आप लोग कैसे लिख सकते हो, एफ मतलब फोर्स की जो डिमेंशन होंगे। तो फोर्स की डिमेंशन अभी अभी निकाला था हमने, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होंगे, या तो आप लोग इसका यूनिट से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो dx मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है। तो फिर एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, dv की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अब जब मॉडिफाई करोगे क्या मिलेंगे, केजी, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक मीटर रहेंगे इनवर्स, और फिर ये जो सेकेंड है इसको ऊपर भेज दो, तो क्या आएंगे आंसर, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इटा की ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो इसकी डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, केजी मतलब तो मास होते हैं, मास की डिमेंशनल फॉर्मूला m, तो मीटर मतलब लेंथ होते हैं, इसकी डिमेंशनल फॉर्मूला l,
तो ये ऐसे लिखोगे सेकेंड की t माइनस 1, ठीक है। तो एक सेकेंड में देख लेता हूँ कि मेरे पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे इता की डिमेंशन लिख दोगे एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स और यहाँ पे लिख दोगे सी, ठीक है। तो अभी देखो जब मॉडिफाई करोगे कैसे करोगे, एल टू दी पावर ए है ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एम इस बी को मल्टीप्लाई करना होगा ना, एल माइनस टू बी और यहाँ पे टी माइनस टू बी और यहाँ पे लिखोगे एम सी एल सी टी सी, ठीक है। एक बार चेक कर लो करेक्ट लिखा है कि नहीं, ठीक है। ओके गुड। तो अभी देखो ये जो m है, m को क्या लिखोगे, m टू द पावर b प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे l टू द पावर a माइनस टू बी, फिर क्या लिखोगे माइनस सी, और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे t माइनस टू बी और यहाँ पे माइनस सी लिख दोगे, ठीक है। ये सही है? ओके। तो t टू द पावर माइनस टू बी और यहाँ पे माइनस, तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। एकदम क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो पावर से m की पावर l की पावर, ठीक है, इन सबको कंपेयर करना है। तो इससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करना है किसको, इस माइनस वन को। आ रहे समझ में? क्लियर है? ओके। इजी है, उतना टफ है नहीं, ठीक है। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब फिजिक्स से इतना क्यों डरते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं डरना, ठीक है। इजी है, प्रोसेस से पढ़ना चाहिए तब मतलब क्लियर होते हैं। तो देखो अभी क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे b प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे a माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू 3। फिर क्या लिखोगे, माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये सब ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कर सकते हो, ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो। यस, कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू माइनस सी, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो इस b की जगह पे लिख दो माइनस टू, बी की जगह पे लिखो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 2c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो आंसर कितना आएंगे, 2c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो c का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया। तो अभी हमें चाहिए a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या लिखोगे, a इक्वल टू, अब लिखोगे माइनस 2। तो b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a लिखा, 2 इंटू बी का वैल्यू माइनस सी लिखा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यह एक काम कर सकते हो ना, ये जो b का वैल्यू है माइनस सी, तो यहाँ पे लिख सकते हो b इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1, मतलब c का जो वैल्यू है माइनस 1, इसको यहाँ पे बिठा दिया तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ 1। तो b का वैल्यू आ जाएंगे 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक काम करो ना डायरेक्टली, इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या लिखोगे, a माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर कितना आएंगे, a माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो माइनस को इधर लेके जाओ, प्लस 1 हो जाएंगे इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू आ गया 4 और b का वैल्यू कितना आया 1, c का वैल्यू आया माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, इसमें वैल्यूज को पुट करना है, कर पाओगे आराम से। ओके, इजी है ये, कर लो आप, ठीक है। तो मेरे साथ साथ करते जाओ। क्या करोगे, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और नोट बनाते जाना ना एक। ओके, तो देखो ये जो Q है, Q को हमने लिखा था क्या, V/T, ठीक है। तो यहाँ पे K है और ये जो R है, R टू द पावर A, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है बोलो, तो A का वैल्यू तो 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं
और ये क्या है p/l, तो p/l की वैल्यू b मतलब कितना 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे ईटा की वैल्यू कितना आया, ईटा टू द पावर c की वैल्यू कितना आया -1, ठीक है। तो इसको जब मॉडिफाई करोगे क्या मिलेंगे, k r⁴ और ईटा तो नीचे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको p/l लिख दो, ठीक है। क्लियर है। तो यही तो फॉर्मूला हमें चाहिए था, यस है कि नहीं बोलो। तो ये जो k है, k तो कांस्टेंट है, k की वैल्यू कैसे निकलते थे, एक्सपेरिमेंटली निकलते थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू कितना पाया गया, k का वैल्यू पाया गया π/8, ठीक है। और ऊपर क्या लिखोगे r⁴ और इतना लिखोगे और लिख दोगे p/l। तो इसको आप क्या बोलोगे v/t, जिसको हमने क्या कहा कैपिटल Q। तो ये है फाइनल पॉइसन फार्मूला। तो ये जो डिराइवेशन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 3-4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर देना, एकदम कर पाओगे। एक टफ है ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब प्रैक्टिस 2-3 बार तो करना पड़ेगा ना, यस। तो आप लोग 2-3 बार मिनिमम कर लेना प्रैक्टिस, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टिल देन स्टे हैप्पी, गुड।